बार चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट की वो ये कि सभी मतदाताओं को सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये वैसे ये भी नहीं होना चाहिए। पहली बार मतदान होने जा रहे हैं, चुनाव प्रभावित हो सकता है इस तरह की एक जगह भगदड़ की भी स्थिति बन गई। कहीं कहीं छुटपुट कोई छुटपुट घटना हो जाए, इससे बहुत ज्यादा मतदान में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार कई बार पहली वो बूथ बनाया है, यहाँ पहली बार मतदान करने लोग जा रहे हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों में। तो किस रूप में सुरक्षा की व्यवस्था है या विकास कार्य होती है? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग ने अंदरूनी क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र से उसे उठाकर सड़कों पर ले आकर फिर से वापस उन गांव में हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने बस्तर में शांति बहाली की। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए, सारे आरोप आपके हो जाए। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है, भाजपा कार्यकर्ता, उसके हाथ पकड़ा गया। और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, वो क्या नाम है उसका, शुभम को, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब कर रही जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो दो अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख तक। ईडी ने जो ट्वीट किया था, पहले वो कर लेना, उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का तो पैसा नहीं है। वो मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, और जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटे चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटे चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है ना। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। आपने मांग की है। छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में दी है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और हमारे घाट में खूब, क्या महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, दरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे। बिलासपुर में सर ईडी आईटी की रेट पड़ी है, और करेंगे क्या भाई। वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था, ईडी भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका लोकसभा जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं। हाँ, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं, थोड़ा पता कर पूछो। लोकसभा तक रुकेंगे सर ये तो क्या लोकसभा तक रुकेंगे, अभी चले जाएंगे। नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे।
ठीक है, थैंक यू। तो सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने खास तौर पर महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो सियासत चरम पर पहुंची हुई है, तो उन्होंने भी निशाना साधा, पूछ लिया कि जो पैसा मिला, जिस गाड़ी से मिला, उस गाड़ी की क्या ईडी जांच कर रही है। आईटी ने आज भी कार्रवाई आज हुई है, बिलासपुर में आज कार्रवाई हुई है, छापे की कार्रवाई हुई है। तो ये जो कार्रवाइयाँ जो हैं वो लगातार चल रही है। दूसरी तरफ सियासत अपने रफ्तार से चल रही है और तीसरी तरफ क्या चल रहा है आशीष, वोटिंग चल रही है। अब और आंकड़े भी बताएंगे और जिस तरह से आप सुन रहे थे अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, तो लगातार इस पर हम बातचीत भी करते रहेंगे और अब 10 बड़ी बातों का जिक्र करेंगे। वो 10 बड़ी बातें अब तक जो घटी हैं आज दिन भर में, लगातार उस पर भी आपको जानकारी देंगे, डिटेल्स आपको देंगे कि आखिर आज दिन भर में वो 10 बड़ी घटनाएं क्या घटित हुई। मसलन वोटिंग कितने बजे शुरू हुई, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, क्या बड़े कारक रहे और कहां पर बाधा बनने की कोशिश की नक्सलियों ने, कहां पर फायरिंग हुई, कहां पर ब्लास्ट हुआ। और अब बड़ी बातें 10 इस वक्त आपकी बड़ी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, यह पहला बड़ा एक आंकड़ा। बस्तर की 12 और दुर्ग की 8 सीटें, बस्तर संभाग दुर्ग की 8 सीटें। चुनावी मैदान में कुल 223 प्रत्याशी हैं। 10 सीटों पर 3 बजे तक, 10 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग होगी और ये बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग की सीटें। वोटिंग परसेंटेज भी आ गया, वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 22% के आसपास। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल हैं तैनात। तो 10 बड़ी बातें बता रहे हैं आपको। सुकमा के करीगुंडाम में 23 साल के बाद मतदान हो रहा है। ये वाकई में बहुत लोकतंत्र के महापर्व की एक सुनहरी तस्वीर, अच्छी तस्वीर। बस्तर की 12 तो दुर्ग की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 223 उम्मीदवार हैं जिसमें 25 महिला उम्मीदवार हैं इसमें। और पुनित अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसी जगह जहां 23 साल बाद चुनाव हो रहा है, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने वोटिंग प्रक्रिया को अभी देखा भी नहीं होगा, जो पैदा हुए और जवान भी हो गए, वयस्क हो गए और वोट देने लायक हो गए और उन्होंने अभी तक वोटिंग प्रक्रिया, शायद वो पहली बार ईवीएम मशीन देख रहे होंगे अगर इंटरनेट पर ना देखी हो तो। ये बात सही है। और उम्र ज्यादा है लेकिन उनका वोटिंग एक्सपीरियंस जो होगा वो फर्स्ट टाइम वोटर वाला एक्सपीरियंस होगा। तो ये 10 बड़ी बातें हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज की भी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर घोर नक्सल प्रभावित बेल्ट है, लेकिन वहां पर भी बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है। हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार वहां पर तैनात हैं। तस्वीरें कुछ और आ रही हैं, ये तस्वीरें 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये 8 तस्वीर क्या बता रही हैं आशीष? बिल्कुल, सुकमा से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, लंबी कतारें यहां पर दिखाई दे रही हैं। चित्रकूट में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति, सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे। कांकेर की तस्वीर है, साथ ही राजनांदगांव की तस्वीर, चित्रकूट की एक और तस्वीर, इसके अलावा बस्तर और करीगुंडम की तस्वीर, कांकेर की भी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। और एक बात और आशीष ये है कि जहां से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा अभी तक कम दर्ज हुआ है, थोड़ा शायद उसकी वजह यह है कि कतारें तो लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ कतार लगने के साथ ही साथ ये भी है कि वहां पर हो सकता है कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी लेट चल रही है, स्लो चल रही है। कई सीट्स पर ऐसा हुआ, कई बूथ्स पर ऐसा हुआ कि मशीन नहीं चल रही थी, वो बाद में चलनी शुरू हुई। आरपी सिंह और केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। इससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी युगल तिवारी मौजूद हैं। युगल, क्या है ताजा अपडेट? वीआईपी सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनांदगांव की सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है और इसमें सीधा जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बड़ा मुकाबला हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमूमन जितने भी पूर्व मंत्री हैं उन सब की जो साखें हैं वो दांव पर लगी हुई है। कवर्धा से अगर हम बात करें तो मोहम्मद अकबर है जो वन मंत्री हैं, वो मैदान पर हैं। तो ये कहा जा सकता है काफी हाई प्रोफाइल मामला है। 2 चरणों में जिस तरह से मतदान अभी शुरू हुआ है, अब तक के शांतिपूर्ण पूरी तरीके से मतदान हो रहा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो सभी जगहों पर बिल्कुल शांतिपूर्ण और द्रुत गति से मतदान है वो चल रहा है। और माओवाद इलाकों में अगर हम बात करें तो वहां पर 3 बजे तक जो मतदान है वो होगा। उसके बाद जितने भी मतदान दल है लगभग 156
मतदान ऐसे दल भेजा गया है जिनको हेलीकॉप्टर चॉपर के माध्यम से भेजा गया है, उनको एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा, क्योंकि वहां पर समय की सीमा है और चूंकि बार बार यहाँ पर मौसम भी बदल रहा था, इसलिए उन्हें एक दिन विलंब से वहां पर ड्रॉप करना पड़ा। तो इस तरह की दिक्कतें हैं और जितना जरूरी है कि मतदान दलों को वहां तक पहुंचाना, उससे भी कहीं अधिक जरूरी है कि समय रहते सभी बिल्कुल आप अपडेट देते रहिएगा, मैं आपके पास फिर लौटूंगा और अपडेट लेंगे ताजा। आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ आरपी सिंह साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, केएस चौहान साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आरपी सिंह साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये जो वोटिंग ट्रेंड है, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पिछला अगर आंकड़ा देखें तो 19-1 का था। कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रही है इस बार? देखिए, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि जो पिछला हमारा 20 सीटों का रिकॉर्ड है उसको हम दोहराएंगे, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम और उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मतदाताओं को उत्साह है और सुबह से जो मैं अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे संभाग का क्षेत्र हो, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारे कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा जनता में उत्साह है। आप ये देखिए कि इस राज्य की स्थापना के बाद ये 5वां चुनाव है और पहला अच्छा चुनाव है जिसमें नक्सल वारदात ना के बराबर है। सिर्फ 2 घटनाओं की जानकारी आई है, एक नारायणपुर से और दूसरा सुकमा के बंडा क्षेत्र से आई है। इसके अलावा पूरे बस्तर में कहीं नक्सलियों की इतनी औकात नहीं बची है कि वो मतदान के इस महापर्व को आकर डिस्टर्ब कर सके। और ये हमारी उपलब्धि है कि नक्सल हिंसा में 52% की कमी आई है और जनता का जो भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, इस भरोसे का परिणाम ये है कि जिन क्षेत्रों में पिछले 20 साल में 15 साल में वोटिंग नहीं हुई थी, वहां के लोग भी आज निकल के बाहर आ रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आरपी सिंह साहब, आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया कि नक्सलियों की इतनी औकात नहीं बची है, तो नक्सलियों की औकात कितनी है? बीजेपी नेता तो कहते हैं कि नक्सलियों की साठगांठ हो गई है कांग्रेस से। बीजेपी नेता तो यह भी कहते हैं कि हत्या की धमकी दी जा रही है, हत्या की जा रही है, हाँ, टारगेट किलिंग, और साथ ही साथ ये सब जो है ये नक्सली जानबूझकर कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके कर रहे हैं, ये आरोप। देखिए, जो अपराधी होते हैं आदतन वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं टारगेट के लिए। 15 साल हम सत्ता में नहीं थे, हमने 300 अपने नेताओं और साथियों को खोया है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि 15 वर्षों में हमने कभी टारगेट किलिंग शब्द का इस्तेमाल किया। झीरम की सबके सामने है, जो सत्ता में थे उनको नहीं हुआ, जो अपोजिशन में थे उनके ऊपर हमला हुआ और 32 लोगों की हत्या कर दी गई। मैं आज भी कहता हूं और मैंने उस दिन भी कहा था, ये आपराधिक राजनीतिक साजिश है जिसकी जांच करने से भारतीय जनता पार्टी हमको बार बार रोकती है। आखिर क्या थी कि रमन सिंह के सत्ता में आने से पहले जो नक्सलवाद मात्र 3 जिलों तक सीमित था, वो उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में बढ़ते बढ़ते 18 जिलों तक आ गया। चलिए आरपी सिंह जी रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब, ये नक्सलवाद राजनीति का मुद्दा क्या बनना चाहिए? क्या राजनीति का मुद्दा ये वाकई है, या फिर ये टर्म हमें कब तक इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये नक्सल प्रभावित सीटें हैं, यहां पर वोट हो रहा है तो ये एक चरण में होगा? ये कब खत्म होगा सर? हाँ, और चुनौतीपूर्ण मतदान करवाने के लिए मतदान दल रवाना होगा। महोदय, सबसे पहले तो मैं उन बस्तर अंचल के भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार देना चाहता हूं, जो इन परिस्थितियों में और जहां कहीं कहीं सेफ्टी के जरिए उनको शाही भी नहीं लगाने दिया जा रहा है और उन परिस्थितियों में भी ये आ रहे हैं, अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। ये ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मिसाल है कि हम अपने अधिकारों का, अपने मतदान अधिकारों का कितना प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी और सबसे बड़ा हक है। मैं सैल्यूट करता हूं उन भाई बहनों को। दूसरी बात, आज ये जो भाई बहन है बस्तर, हमारे बस्तर के जो भाई बहन है, वो इस चीज का जवाब देने आए हैं कि अब हम नक्सलवाद नहीं सहेंगे। वो इस चीज का जवाब देने आए हैं कि अब हमारे को धर्मांतरण नहीं चाहिए। वो इस चीज का जवाब देने आए हैं कि हमारे को अब विकास चाहिए। मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा था कि जो संवाददाता जो बात कर रहे थे, तो वो उनका सबसे बड़ा जो लड़ाई थी और सबसे बड़ा मुद्दा था वो विकास का था। वो बोल रहे थे कि रोड की हालत आप देखिए, आप विकास नहीं हो रहा है। हमारे को शिक्षा चाहिए। जो वहां के जो शहरी इलाके में रहते हैं बस्तर में, वहां पर उनको शिक्षा चाहिए और शिक्षा जो प्रॉपर ढंग से वहां पर नहीं पहुंच पा रही। आज जो आपने बोला कि टारगेट किलिंग, मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे
आपको मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर छत्तीसगढ़ की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर टारगेट किलिंग किसी भी विपक्ष पार्टी का ऐसे बेरहमी से मारा जा रहा है। हाँ। पिछले 9 महीने में हमने 6 से 7। ठीक है, तो आरपी सिंह साहब के पास चलते हैं ना। आरपी सिंह साहब, यहाँ पर हमारे संवाददाता जब बात कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ वोट करने आए हैं, क्या है दिमाग में, क्या आपके मन में सवाल है, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? लोग कह रहे हैं विकास। क्यों ये अभी भी विकास, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इसकी बात अब भी क्यों करनी पड़ रही है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? 15 साल तक तो रमन सिंह की सरकार यहाँ पर थी। हमारे चौहान साहब बड़ी चिंता कर रहे थे कि एजुकेशन की, ठीक बात है, चिंता होनी भी चाहिए साहब, लेकिन हुआ क्या था थोड़ा भी आपको बताते चलूं, आपको दर्शकों को बताते चलूं। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे साहब, एक दिन में 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। कारण बताया गया युक्तिकरण। बस्तर में 450 स्कूल बंद कर दिए गए। कारण बताया गया नक्सलवाद। हम सत्ता में आए, हमने 750 आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, जिसमें से बस्तर में भी स्कूल खुले हुए हैं। हमने 10 अंग्रेजी आत्मानंद महाविद्यालय खोले, बस्तर में भी खुला हुआ है। और 315 स्कूल वो हैं जो रमन सिंह ने 15 वर्ष बंद कर दिए थे, उसको भी चालू किया है। क्योंकि हम जानते हैं ये हिंदू मुसलमान, राम रहीम, धर्मांतरण, इससे देश का भला नहीं होगा। आप एजुकेशन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, इनको इस बात का डर है आदिवासी का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अपने अधिकार जान जाएगा। देखिए ये मुद्दे सर, आप 15 साल रमन सिंह की सरकार रही तो 5 साल भूपेश बघेल की भी सरकार रही। ये देखिए, कमेंट करना बहुत आसान होता है, कमेंट नहीं करेंगे। क्या ये राजनीतिक शुचिता की कमी नहीं है? क्या यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठा जा सकता? अगर नक्सलवाद खत्म होगा सर, तभी यह संभव होगा कि विकास पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, सड़क पहुंचे, बिजली पानी पहुंचे। क्योंकि जब विकास होने लगता है, रोड बनने लगता है, तो नक्सली आकर के गाड़ियां जला देते हैं। अब इसमें रमन सिंह की गलती है, भूपेश बघेल की गलती है, बीजेपी की गलती है, कांग्रेस की गलती है? ये कौन निकालेगा सर? कैसे जांच होगी? देखिए, जो सत्ता में रहता है जिम्मेदारी तो उसी की होगी। अगर सत्ता में है और यहाँ कोई नक्सल वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदारी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेंगे, उसकी जिम्मेदारी बघेल जी की बनती है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि नक्सल हिंसा में 52% की कमी आई है। ये मैं नहीं कहता हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है। हमारे यहाँ 750 से अधिक गांव नक्सल मुक्त हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है। जगह ऐसी जगह जहां आपकी रिपोर्ट और सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बात और कह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बचा है, बाकी राज्यों से तो हमने खत्म कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में ही क्यों बचा है फिर ये? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ऐसी कोई रिपोर्ट हो कि पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हो गया तो मैंने तो देखा नहीं है। हाँ, पहले चुनावी मंचों से जो वादे किए जा रहे हैं सर, ये उसका जिक्र कर रहा हूं मैंने कहा ना, देखिए, झूठ बोलने की परंपरा बीजेपी में बड़ी महान है। हाँ। जो जितना उतना बड़ा नेता, इसलिए मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी बातों पे आता हूँ जी। कि आप रिपोर्टर पहले दिखाते थे कि जगरगुंडा में 4 महीने का राशन भेजने के लिए 2000 जवानों की केनवाई लगाई जाती थी, ताकि 4 महीने का राशन वहां कैंप और गांव के लोगों के लिए सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। आज आप पत्रकार साथी वहां घूम रहे, उनसे पूछिएगा, 20 रुपए के टिकट कटाइए, बस में बैठ लीजिए और 1 घंटे में जगरगुंडा घूम लीजिए, 20 रुपए की ठीक है। ये क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की भी हम बात कर लेते हैं। अभी चुनाव पर फिर से आ जाते हैं। आरपी सिंह साहब, 1 मिनट, चुनाव पर फिर से आ जाते हैं। और चौहान साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग वोटिंग परसेंटेज की खबर आ रही है। जैसे चित्रकूट से खबर आती है 12% के आसपास की वहां पर वोटिंग हुई है। बीजापुर से 9% की वोटिंग की खबर आ रही है। और आप कह रहे हैं कि जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। ये क्या है? ये तस्वीरें ऐसी क्यों कमजोर यहां से निकल रही हैं? भानु प्रतापपुर में 33% हुआ है, 36%। किसी जगह में वोटिंग ऑफ परसेंटेज कम है। और आप देखेंगे कि एवरेज वोटिंग ऑफ परसेंटेज जो अभी तक 1 बजे तक हो जाना चाहिए था, 12 बजे तक हो जाना चाहिए था, वो उससे ज्यादा है कहीं किसी जगह में। दूसरी बात यह है कि वोटरों को डराने के लिए छुटपुट घटनाएं करवाई जा रही, और ये कौन करवा रहा है हम सब जानते हैं। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूं महोदय कि अभी आप ये बोल रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या काम किया है, तो 14 नर्सिंग कॉलेज हम खोले हैं जी। और उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी खोली है और 4 हमने मेडिकल कॉलेज वहां पर खोले हैं। इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज भी अपने
5 साल में खोला है क्या, ये बताइए। दूसरी ठीक है, बात, हाँ, अभी आप ये जो आंकड़े हैं और ये आंकड़े आप बताने से तो कुछ होगा भी नहीं आशीष। एक्चुअल में क्या है कि जनता जो आज मतदान करने के लिए पहुंची है वो सब जान रही है, वो बखूबी जान रही है, हर चीज को समझ रही है और उस हिसाब से, क्योंकि जमीन पर तो नजर आता है ना, स्कूल खुला नहीं खुला, मेडिकल कॉलेज खुला नहीं खुला, काम हुआ कितना नहीं हुआ, कितना अधूरा रह गया और मांगे क्या क्या है, सबको सब पता है। बिल्कुल रहेंगे, चौहान साहब भी रहेंगे हमारे साथ, सिंह साहब भी रहेंगे, दोनों से चर्चा आगे जारी रखेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। ममता और युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे दोनों सहयोगी अपडेट लेंगे। एक छोटा सा ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।